तो लास्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में क्या रहते हैं पढ़े थे, ठीक। तो अभी हम लोग आज एक डेटा टाइप पे प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं डेटा टाइप्स में क्या करे थे। तो डेटा टाइप्स दो टाइप करते थे, राइट। एक होता था हमारे पास प्रिमिटिव, दूसरा होता था हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होते थे, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे जो है हमारे पास क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते थे, ठीक। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जैसे हमारे पास पॉइंटर, एरे, ये सब क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनफैक्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब हम एज अ यूजर खुद एक डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। तो आगे हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं जो डेटा टाइप से रिलेटेड था। जैसे सपोज मान लेते हैं एक प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब तो सबको पता है कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग stdio.h फाइल्स को क्या करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास इंट में सपोज हम लोग सबसे पहला डेटा टाइप क्या था, इंट। तो इंट सपोज मैंने कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज। इंट एज, मेरा एज मान लो है 19 साल, 19, राइट। इंट एज इक्वल्स टू 19, ठीक। फिर दूसरा डेटा टाइप मान लो फ्लोट। फ्लोट में क्या ले सकते हैं हम लोग, हाइट ले लेते हैं, राइट। फ्लोट में हाइट, मेरी हाइट है सपोज 0.11, ठीक। फिर कैरेक्टर, तो कैर लिखेंगे इसको, और कैरेक्टर में नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू क्या है, मेरा नेम क्या है। तो जब भी कैरेक्टर हम लोग लिखते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। अगर सिंगल टाइप के कैरेक्टर होंगे तो हम लोग उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू लिखेंगे, और डबल कैरेक्टर्स होंगे तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखेंगे, मतलब इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। मल्टीपल कैरेक्टर्स रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और सिंगल कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, अच्छा। ये तो पता है सेमीकोलन क्यों डालते हैं, सेमीकोलन इज बेसिकली लाइन ब्रेकर, ये एक लाइन है। अगर सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम को लगेगा कि ये दोनों चीज़ क्या है, सेमी लाइन में लिखी है, तो वहाँ पे कंपाइलर एरर आ जाएगा, राइट। तो ये तो कैरेक्टर नेम हो गया। फिर उसके बाद और कौन सा डेटा टाइप पहले थे, बूल पहले थे। सपोज लिख लेते हैं बूल विथ सिंगल, बूल डेटा टाइप का नाम है, राइट। अब ये मत पढ़ना बूल विथ सिंगल नहीं, बूल जैसे क्या है यहाँ पे डेटा टाइप था, इस तरीके से बूल भी हमारे पास क्या है डेटा टाइप है। मेन वेरिएबल क्या है, ये है इज सिंगल। तो ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन एक और डेटा टाइप हम लोगों ने यहाँ पे देखे। तो ये चार डेटा टाइप है, और कोई डेटा टाइप याद आ रहा हो जो हम लोगों ने डिस्कस किया हो गया, मतलब यही चार डेटा टाइप्स थे हम लोग ने जो पढ़े, राइट। अब इसको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। तो ऐसा आउटपुट प्रिंट है, सबसे पहले नेम, नेम इज, या फिर सबसे पहले एज, तो क्या लिख देंगे हम लोग, एज इज पर्सन बी, कॉमा राइट। एज इज पर्सन बी। तो एंड जैसे जब भी हम लोग किसी चीज़ को प्रिंट करना चाह रहे हैं ना, या फिर किसी चीज़ को मतलब कि प्रिंटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ को हम लोग को प्रिंट करना होता है, तो मतलब हर एक डेटा टाइप का क्या होता है, अपना एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, समझ में आया, जिसके थ्रू उस डेटा टाइप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है, पर्सन बी। मतलब कोई भी चीज़, इससे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर आउटपुट हमारा आउटपुट या फिर इनपुट जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक। अभी हम लोग स्कैनर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्कैनर से हम लोग इनपुट लेते हैं। तो आउटपुट या फिर इनपुट हम लोग इंटीजर में दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग परसेंट भी लिखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका क्या होता है, परसेंट ही होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस जैसे जैसे
हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पीछे की जो भी चीज़ छूट रहे हैं वो सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक। तो अभी बस समझ आते हैं कि इन इंटीजर एंट्रीज के लिए हम लोग परसेंट भी यूज़ करते हैं। डेसिमल एंट्रीज के लिए जो कि फ्लोट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहते हैं इसको, तो डेसिमल एंट्रीज के लिए हम लोग परसेंट एफ यूज़ करते हैं। कैरेक्टर के लिए अगर सिंगल टाइप का कैरेक्टर है हमारे पास, ठीक, सिंगल कैरेक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंट सी यूज़ करते हैं, ठीक। और अगर मल्टीपल कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग है हमारे पास तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, परसेंट एस यूज़ करते हैं, ठीक। वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, परसेंट एस यूज़ करते हैं। और बूल जो होता है हमारे पास, एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बूल क्या होता है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स को क्या होता है हमारे पास बताता है, ट्रू और क्या बताता है, फॉल्स बताता है। तो ट्रू के लिए उसका आउटपुट जो एक्चुअली होता है, जो बूल होता है हमारे पास, बूल उसका आउटपुट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रू के लिए 1 देता है, और जो हमारे पास फॉल्स होता है उसके लिए आउटपुट क्या होता है, 0। तो बूल भी क्या एक्चुअली में आउटपुट क्या दे रहा है, इंटीजर ही दे रहा है। बूल भी एक्चुअली में आउटपुट क्या दे रहा है, इंटीजर ही दे रहा है, 0 और 1, इसलिए वहां पे भी परसेंट ही यूज करते हैं, ठीक। ये साइन ऐसे लिख दीजिएगा। तो प्रिंट है एज इज परसेंटेज, इसका इस लाइन का मतलब ये अच्छा का प्रोग्राम लिखते हैं, इसके ऊपर से वापस लाइन समझ, ठीक। प्रिंट है नेम इज जैसे टाइप आई परसेंट है कॉमा आई, फिर printf name is ठीक। इसको तब तक करंट निकाल देते साइड में। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये प्रोग्राम क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdi.h, राइट। तो ये क्या करता है, stdi.h फाइल्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है हमारे मेन प्रोग्राम में, राइट। ये मेन फंक्शन है, ये हमको क्या बताता था कि प्रोग्राम हमारा एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमको ये बता रहे थे। अच्छा, ये तो पता है ना, अभी पता चल गया stdi.h फाइल को क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, प्रिंटफ, स्कैनर, और भी जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शंस stdi.h फाइल के अंदर ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उनको इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास इंट में मेन फंक्शन है यहाँ पे, जो हमको बताता है कि एक्चुअल प्रोग्राम हमारा क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर लिखा int एज इक्वल्स टू 19, हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया जिसका नाम, जो वेरिएबल का नाम क्या है, एज है, और वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और एज की वैल्यू क्या है, 19 है, ठीक। फिर दूसरा हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हाइट, जो क्या है हमारे पास डेसिमल टाइप का है, और उसकी वैल्यू क्या है, 5.11 फीट, राइट। तीसरा हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नेम, जो कि कैरेक्टर टाइप का है, और स्ट्रिंग क्या है, नाम का आयुष, ठीक। गोल इज सिंगल, तो इसका मतलब क्या है, और वेरिएबल मैंने डिफाइन किया जिसका नाम है इज सिंगल, राइट। बुलियन टाइप का है, एंड आंसर क्या है, ट्रू, ठीक। अब प्रिंटफ एज इज %d, तो मतलब प्रिंटफ ये क्या प्रिंट करेगा, एज इज %d और कॉमा एज, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू है 19,
एज इज 19 आउटपुट आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, एज इज 19 आएगा। सिमिलरली प्रिंट टाइप हाइट इज %f कॉमा हाइट, यहाँ पे क्या आएगा, हाइट इज 5.11। सिमिलरली प्रिंट टाइप नेम इज %s कॉमा नेम, यहाँ पे नेम इज आयुष। ठीक, फिर प्रिंट टाइप आयुष इज सिंगल इक्वल टू %d, तो प्रिंट क्या होगा, आयुष इज सिंगल इक्वल्स टू एज सिंगल क्या है, ट्रू है, तो ट्रू है तो बुल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, तो आंसर, तो जब इसका आउटपुट देखेंगे हम लोग तो ये सारे आउटपुट्स आने चाहिए, लेकिन जब इसको कंपाइल में हम लोग रन करके आउटपुट देखेंगे वहाँ पर क्या आता है पता है, एरर आता है, कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, कौन से स्टेटमेंट में एरर आएगा, कौन सी लाइन में एरर आएगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, सॉरी लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th लाइन में आ जाएगा एरर। क्लास में बताया था क्यों इसका आएगा, क्योंकि जो बूल होता है ना हमारे पास, वो बूल एक्चुअली हमारे सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता। बूल डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग में, नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग में stdr.h फाइल में क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग बेसिकली इसका एक और एक्सटेंशन होता है, क्या लिखता हूँ, हैशटैग इंक्लूड stdbool, राइट, ये लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdbool.h, तब ये बूलियन डेटा टाइप को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया क्या आएगा, तो आउटपुट ये पूरा लिखा हुआ आएगा, एज इज 19, हाइट इज 5'11", नेम इज आयुष, आयुष इज सिंगल इक्वल्स टू 1, ये क्या आएगा हमारे पास, आउटपुट आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रीड भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि बात है। तो कहीं भी एज, देखो प्रिंटफ के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, लिखी जाती है। प्रिंटर के अंदर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जितनी भी चीज़ें होती है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जितनी भी चीज़ें होती है वो एज इट इज आउटपुट में लिखी जाती है। अब जहाँ %d लिखा है तो %d बेसिकली %d लिखा है, तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप हो सकता है। %d लिखा तो इसका मतलब इंटीजर डेटा टाइप होगा। मैंने बताया ना इंटीजर का क्या था, %d, इंटीजर एंट्रीज के लिए %d होती है, डेसिमल नंबर के लिए %f होता है, कैरेक्टर के लिए क्या होता है %c या %s। %s है तो क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे। ठीक, बुल भी हो, बुलियन टाइप भी होगा तो %d, मतलब इंटीजर एंट्री के लिए क्या होगा, %d होगा। ठीक, तो एज इज %d, तो %d जहाँ लिखा है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कोई ना कोई इंटीजर एंट्री होगी। अब कौन सी इंटीजर एंट्री होगी, वो यहाँ पे लिखा होगा एज। तो एज वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या वैल्यू है इसकी 19, तो एज इज 19। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। सिमिलरली हाइट इज %f, %f है तो इसका मतलब कौन सी एंट्री आएगी यहाँ पे, डेसिमल एंट्री आएगी। अच्छा, कौन से %f है तो यहाँ हाइट लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम इधर लिखा हुआ है। जिस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डालनी है उसको हम लोग कॉमा में यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो हाइट लिखा हुआ है, तो हाइट यहाँ पे ये है, हाइट की वैल्यू क्या है 5.11। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी प्रोग्राम को भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारे पास डेटा टाइप का एग्जांपल। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक और डिस्कस किए थे डेटा टाइप के बारे में, एक पॉइंट और डिस्कस किए थे, क्या कि अगर हमारे पास जो फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप था और जो लॉन्ग डेटा टाइप था, मेरे को वैल्यू फ्लोट का याद नहीं है रेंज का, बट लास्ट क्लास में हम लोग ने वैल्यू लिखा था, तो वो बिट्स याद है मेरे को। इससे जो हमारे पास था फ्लोट और हमारे पास था एक लॉन्ग, ठीक, लॉन्ग। तो फ्लोट में नंबर ऑफ बिट्स कितने थे, 32, राइट, और लॉन्ग में कितने नंबर ऑफ बिट्स थे, 64। फ्लोट में नंबर ऑफ बिट्स थे 32, लॉन्ग में नंबर ऑफ बिट्स थे 64। और इसका रेंज जो था, इसकी वैल्यू मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्टली, कल लिख के लाया था, लिख के लाया नहीं। तो इसकी रेंज लास्ट क्लास में बताए थे। ऑब्वियस सी बात है, इसकी रेंज ज़्यादा थी इससे। ठीक, क्या था इसकी रेंज तो ये लिख सकते हैं ना, -2 टू द पावर क्या था 63 से लेके 2 टू द पावर 63 -1, ये थी इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज थी। अच्छा, ये क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक, इसकी वैल्यू 32 है और इसकी वैल्यू क्या है 64 है। ठीक, और
लॉन्ग का जो रेंज है वो -2^63 से लेकर 2^63 - 1 है। ठीक, अब सवाल ये आता था कि फ्लोट के पास नंबर ऑफ बिट्स जो अवेलेबल है वो कम है, लेकिन उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज फ्लोट की बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग से। उसका मेन रीज़न ये है हमारे पास, देखो इसका कोई रीज़न नहीं होता है कंप्यूटर में, जैसा सिस्टम इनबिल्ट है वैसा तो ऑब्वियसली बात है इनबिल्ट है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं दे सकते कि क्यों है ऐसा। देयर इज नो आंसर ऑफ व्हाई, बट एक चीज़ इससे हम लोग समझ सकते हैं कि फ्लोट का नंबर ऑफ बिट्स भले ही कम है और इसकी रेंज इससे ज़्यादा है, लॉन्ग से ज़्यादा है, बट फ्लोट में एक दिक्कत क्या आती है, प्रिसीजन की। किसकी दिक्कत आती है? प्रिसीजन की दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि फ्लोट में डेसिमल नंबर होते हैं, राइट? तो इसका रेंज भले लॉन्ग से जाता है, नंबर ऑफ बिट्स कम होने से इसके नंबर ऑफ बिट्स कम है, लेकिन इसका जो रेंज है लॉन्ग से भले ज़्यादा है, लेकिन प्रिसीजन इसका बहुत ही खराब प्रिसीजन है। मतलब यहाँ पे वैल्यूज क्या होती हैं, तुम्हारी जो वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली में जो तुम जैसे मान लो डालते हो 1.8 3 4 9 6 2 5 7 कुछ इस टाइप से मैंने वैल्यू डाली, तो यहाँ पे वैल्यूज बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाती है। ये कंपाइलर हो सकता है फ्लोट जो है वो तुम्हारा ये पूरा वैल्यू यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक पूरा वैल्यू को वो रिमेंबर नहीं करेगा, वो बहुत सारी वैल्यूज को कट आउट कर देगा। वो इसको ले सकता है 1.83, उसमें क्या ले सकता है हमारे पास 1.83 रिमेंबर कर सकता है। समझ में? ये जस्ट एक एग्जांपल है, कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका प्रिसीजन जो होता है, इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज बहुत ज़्यादा है बट इसका प्रिसीजन बहुत ही खराब है। समझ में आई बात? हम लोग हाईली प्रिसाइज नहीं होंगे, जो फ्लोट है हमारे पास वो हाईली प्रिसाइज नहीं है। लॉन्ग से भले इसका बिट्स कम है, रेंज ज़्यादा है, लेकिन फ्लोट क्या होता है हमारे पास हाईली प्रिसाइज नहीं, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होती हैं, बहुत जल्दी लॉस्ट होती है। समझ में बात? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये पूरी यहाँ तक मैंने लिखा वैल्यूज, बट हो सकता है कि ये पूरा वैल्यू 1.83 ले ले या फिर 1.834 ले ले या फिर 1.83 राउंड ऑफ लेना, 1.84 क्या है 9 है तो इसको ले ले 1.835 ले ले, ऐसा भी हो सकता है 1.835 ले ले, राइट? ऐसा भी हो सकता है, ठीक? तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होती है, बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाती हैं। तो एग्जैक्ट प्रिसीजन तुमको यहाँ पे क्या होगा, नहीं मिलता। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो इससे हमको समझना था। अब ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपाइलर जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उस चीज़ को हम लोग वाई का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। डेटा टाइप, डेटा की चीज़ है ना, तो डेटा का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग C और C++ प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, C और C++ प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें दिक्कत क्या होता है कि ये एक्चुअली फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना इसकी प्रोग्रामिंग टोटली डिपेंडेंट होती है कंपाइलर पे। समझ में आया बात? डिफरेंट कंपाइलर के लिए हो सकता है कि किसी दूसरे कंपाइलर पे दूसरा मतलब क्या हो सकता है, आउटपुट आ सकता है। इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे कि जनरली आउटपुट कहाँ वेरी करेगा। तो कहने का मतलब मेरा इंसेंस ये होता है कि C और C++ ये जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टोटली क्या होता है, हमारे पास कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंट कंपाइलर्स के लिए हो सकता है कि डिफरेंट आउटपुट आए। तो इसीलिए जो हम लोग ने रेंज लिखा था लास्ट क्लास में डेटा टाइप्स का, इंटीजर का, फ्लोट का, कैरेक्टर का, जितने भी हम लोग ने डेटा टाइप्स पढ़े थे उनका रेंज ऑफ वैल्यूज हमने लिखा था। तो हो सकता है कि डिफरेंट कंपाइलर के लिए डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज। समझ में बात? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास, ये कंपाइलर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C और C++ हमारी कैसी है? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो C और C++ होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये टोटली क्या होता है हमारे पास? कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है? टोटली हमारे पास कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। तो डिफरेंट कंपाइलर के लिए जो हो सकता है तुम्हारा प्रोग्राम डिफरेंट तरीके से रन कर सकता है। करेक्ट?
इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। अभी हम लोग एक चीज़ इसमें समझते हैं, क्या क्या समझ रहे हैं कि जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डेटा टाइप का रेंज लिखा था, इंट का रेंज क्या होता है, जैसे मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। इंट का क्या लिखा था, 32, और लॉन्ग लॉन्ग का होता था कुछ, सबका वापस से लिखेंगे, थोड़े थोड़े का लिख देते हैं। फ्लोट का क्या होता था, 32। नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स, जो नंबर ऑफ बिट्स इंट को दिए गए थे वो 32 थे, लॉन्ग लॉन्ग को दिए गए थे 64 थे, फ्लोट को जो दिए गए थे वो क्या थे, 32 थे। ठीक, तो ये नंबर ऑफ बिट्स दिए गए थे। तो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को दूसरा दूसरा बिट्स दे सकता है। हो सकता है कोई कंपाइलर इसको इंटीजर को 16 बिट ही दे, इसको 32 बिट देते हैं, इसको भी 16 बिट, ऐसा पॉसिबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर डिफरेंट डिफरेंट बिट्स क्या हो सकता है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को दे सकता है। ये इन जनरल मतलब मैक्सिमम कंपाइलर में ऐसा देखा गया है। बट चूंकि सी और C++ हमारा कंपाइलर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है कि जो हम लोग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो कंपाइलर उस डेटा टाइप को कितना बिट्स एलोकेट किया है। समझ में बात, अलग अलग कंपाइलर अलग अलग नंबर ऑफ बिट्स क्या कर सकता है, एलोकेट कर सकता है। ठीक, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाइलर हमारा डेटा टाइप को कौन, मतलब जो कंपाइलर हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर जिस कंपाइलर में हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे या फिर कंपाइल कराएंगे, वो कंपाइलर कितना नंबर ऑफ बिट्स दिया है, वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमारा बताता है कि कोई भी हमारे पास जो डेटा टाइप है उस पर्टिकुलर कंपाइलर में उसका पर्टिकुलर कंपाइलर ने उस डेटा टाइप को कितना नंबर ऑफ बिट्स एलोकेट किया है। एक्चुअली इसका जो आउटपुट होता है, साइज ऑफ का आउटपुट जो होगा, वो क्या होगा, नंबर ऑफ बाइट्स। वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा। ठीक, एंड नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा, जबकि ऑब्वियसली एक क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू। ठीक, नंबर आउटपुट ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा, जो कि ऑब्वियसली क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक, अब ये बाइट्स है। ठीक, तो एक बाइट में जनरली 1 बाइट है 8 बिट्स। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होता है, 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट के अंदर हमारे पास कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा क्या बताता है कि जो हम लोग कंपाइलर यूज कर रहे हैं वो कंपाइलर कितना बाइट्स दिया है पर्टिकुलर डेटा टाइप को, वो बताता है। आउटपुट इसका क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स होता है। ठीक, और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ बाइट्स का होगा इंटीजर वैल्यू, ये चीज़ याद रखना। अब इसका यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों इंटीजर वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है। जैसा कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक, इसके बाद int main। ठीक, फिर सपोज मैं लिखता हूँ printf
जैसे कि हमारे पास पे एक प्रोग्राम हमने लिखा है, ठीक, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। तो stdio.h फाइल्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा इंट में। ये हमारे पास मेन फंक्शन, यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई। printf %d, साइज ऑफ इंट, printf %d, साइज ऑफ फ्लोट, printf %d, साइज ऑफ कैरेक्टर, printf %d, साइज ऑफ बुल, रिटर्न 0, और यहाँ पे हमारा स्कोप खत्म हुआ है। printf %d ये क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। और वो इंटीजर वैल्यू क्या है, साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट मतलब अब ये एक्चुअली में ये स्टेटमेंट कंपाइलर को कह रहा है कि इंटीजर डेटा टाइप का जिस कंपाइलर में हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जिस कंपाइलर में हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ये प्रिंटफ हमारा बता रहा है, ये प्रिंटफ कह रहा है कि उस कंपाइलर में इंटीजर डेटा टाइप का कितना नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड है, वो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट देगा। समझ में आएगा? साइज ऑफ इंट लिखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर कंपाइलर में इंटीजर का कितना डेटा टाइप, मतलब इंटीजर डेटा टाइप का कितना नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड, नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड है, वो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट की तरह आएगा, ठीक। सिमिलरली साइज ऑफ फ्लोट यहाँ पे आएगा, साइज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, साइज ऑफ बुल यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आएगा? तो ये हम लोग समझ सकते हैं। तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम जनरल कंपाइलर में देखेंगे तो 4 यहाँ पे कैरेक्टर में कितना है, 2, इसका 4422 है, राइट। इस तरीके से ये हमारे पास प्रोग्राम है। हम लोग साइज ऑफ इंट लिखें, आप चाहें तो यहाँ पे कोई इंटीजर डेटा टाइप भी डाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे फ्लोट में कोई डेसिमल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक। एक बार उसको करके देखते हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं। ठीक, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट में printf % साइज ऑफ 4, printf % साइज ऑफ 4ll, printf % साइज ऑफ 13.8, printf % साइज ऑफ 13.8f। तो ये तो स्टेटमेंट अब समझ में आएगी। यहाँ पे stdio.h फाइल्स को इंक्लूड किए हैं, मेन फंक्शन एक्चुअल प्रोग्राम हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो printf %d यानी क्या आउटपुट आएगा,
एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट आएगी और वो क्या है साइज ऑफ 4। मतलब कंपाइलर में 4 क्या है हमारे पास, डेफिनेटली एक इंटीजर है। तो कंपाइलर में इंटीजर डेटा टाइप का कितना नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर है वो यहाँ पे आउटपुट आएगा, जो कि आंसर आएगा 4। अच्छा यहाँ क्या लिखा है 4LL, क्या लिखा है 4LL। तो 4LL का मतलब हमारा वैल्यू तो इंटीजर है L, लेकिन LL का मतलब ये हो गया लॉन्ग लॉन्ग, राइट, लॉन्ग लॉन्ग। यानी ये स्टेटमेंट हमको ये कह रहा है कि 4 हमारे पास एंट्री है, हमने डेटा डाला 4, लेकिन हमको डेटा टाइप किसका चाहिए। अब 4 इंटीजर भी है और इंटीजर के अंदर मतलब इंटीजर के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं ना, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, राइट, 4 होते हैं। तो 4LL हमने एंट्री डाली है इंटीजर, लेकिन हमको किसका डेटा टाइप चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग का डेटा टाइप का, मतलब वो बताना है नंबर ऑफ बाइट्स कितने थे। तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग का क्या होगा 8 होगा, राइट। समझ में आई बात। 4LL क्यों लिखे, क्योंकि जनरली अगर हम लोग 4 लिखते हैं, ठीक, कंपाइलर जनरली 4 को क्या करता है, अगर सिर्फ 4 आप लिख के देंगे तो जनरली वो, या फिर ऐसे कह सकते 4 क्यों बोल रहा हूँ, जनरली कोई भी अगर आप इंटीजर लिख के देंगे कंपाइलर को, तो वो उसको इंट में ही कंसिडर करेगा, वो उसको किसमें कंसिडर करेगा, इंट में कंसिडर करेगा। लेकिन मेरे को इंट में अब कंसिडर नहीं कराना है, मैंने इंटीजर डेटा दी है, लेकिन मेरे को अब इसको कंसिडर कराना है लॉन्ग लॉन्ग में। तो वहाँ पे मैं एक लेटर डालूंगा 4LL, राइट, जो कि यहाँ पे आउटपुट क्या देगा 8 देगा। सिमिलरली अगर आप कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं 13.8, तो जो कंपाइलर होता है वो उसको क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे जो कंपाइलर होगा उसको डबल में कंसीडर करता है। किसमें कंसीडर करता है, डबल में कंसीडर करता है, ठीक। कंपाइलर किसमें उसको कंसीडर करता है, डबल में कंसीडर करता है। और 13.8F लिखा हूँ मैंने, तो यहाँ पे वो इसको किसमें कंसीडर करेगा, फ्लोट में कंसीडर करेगा। समझ में आएगा। तो अगर समझ में आएगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जनरली अगर कोई आप इंटीजर एंट्री कंपाइलर को देते हो, तो कंपाइलर इंटीजर एंट्री को इंट में कंसीडर करता है, ठीक। इन जनरल इसको किसमें कंसीडर करता है, इंट में कंसीडर करता है, ठीक। बट अगर जनरली कोई आप उसको डेसिमल नंबर देंगे तो वो क्या करेगा, उसको डबल में कंसीडर करता है। लेकिन अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में कराना है तो 13.8F लिखना होगा। वहाँ इंटीजर में अगर आपको किसी लॉन्ग लॉन्ग में कंसीडर कराना है तो 4LL लिखना पड़ता है। समझ में एक बात। यहाँ पे कंपाइलर का आउटपुट आएगा 4 8 एंड इसका अगर आउटपुट होगा 4 दोनों का मतलब नंबर ऑफ बाइट्स इन जनरली सेम होता है। कंपाइलर डिपेंडेंट चीज़ है, आप अपने प्रोग्राम में करके देखिएगा, रन करा के, तो जो कंपाइलर होगा वो यही इस टाइप का आउटपुट देगा। तो समझ में आएंगे बात कि इंटीजर एंट्री देंगे तो कंपाइलर उसको इंट में कंसीडर करता है जनरली, और अगर हम लोग उसको 13.8 लिखा है तो डेसिमल एंट्री देंगे तो उसको डबल में कंसीडर करता है। अब कोई महानुभाव होगा वो बोलेगा कि 4 है तो 4.0 भी तो हो सकता है, राइट, 4.0 तो ये तो डेसिमल में भी आ सकता है, राइट, तो इसको डेसिमल में कंसीडर करना चाहिए। तो अगर सिर्फ 4 लिखें तो वो इंटीजर हुआ, अगर आपको डेसिमल में कंसीडर कराना तो 4.0 लिखना पड़ेगा, तब जाके उसको वो डेसिमल में कंसीडर करेगा। समझ में एक बात। दूसरी चीज़ एक अगेन अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर सपोज कोई बंदा पूछे कि तुमसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 4 की जगह सपोज मैं यहाँ पे 1 लिखता, 4 की जगह क्या लिखता, मैं 1 लिखता, तो वो इसको इंट में कंसीडर करेगा कि बूल में कंसीडर करेगा, इंट में कंसीडर करेगा कि बूल में कंसीडर करेगा। तो जनरली जो थोड़े से अच्छे लोग होंगे वो बनाएंगे कि इसको इंट में कंसीडर करेगा। अब हमसे डिजाइन पूछेंगे क्यों इंट में कंसीडर करेगा, तो वो लोग बोल देंगे कि यहाँ पे std_out.h है, अगर हमको बूल में कंसीडर कराना होता तो std_bool.h लिखना पड़ता, यहाँ पे std_bool.h लिखा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास प्रोग्राम में, तो इसका तो सवाल उठता नहीं, तो ऑब्वियस बात है इसको इंटीजर में कंसीडर करेगा, ठीक। लेकिन अगर सपोज मैं std_bool.h भी लिख देता, हैशटैग इंक्लूड std_bool.h, मान लो इसको भी मैंने लिख दिया, तब अब बताओ 1 किस में कंसीडर होगा, इंट में कंसीडर होगा कि बूल में कंसीडर होगा। मतलब इसका आउटपुट हमारा 4 आएगा कि 2 आएगा, राइट, इसका आउटपुट 4 आएगा कि 2 आएगा। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। समझ में आई बात। आउटपुट इसका 4 आएगा कि 2 आएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिएगा
कि ये जनरली इंटीजर इसको इंट में कंसिडर करता है कि बूल में कंसिडर करता है। समझ में आए बात? एक ऑब्वियस बात है, बूल के अंदर भी क्या होता है हमारे पास 0 और 1 होता है, और इंटीजर में तो सारे इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैंने 1 डाला है तो ये इसको इंट में, कंपाइलर इसको इंट में रीड कर रहा है, बूल में रीड कर रहा है, और यहाँ पे मैंने stdbool.h लिखा हुआ है। ठीक, तो समझ में आए बात? आगे हम करते हैं। तो ये था हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक, इसमें एक और चीज हम लोग देख लेते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर में, लेकिन जनरली वो ज़्यादा उस पर मैं रिलायबल नहीं हूँ, उस चीज़ पे मैं ज़्यादा रिलायबल नहीं हूँ। जनरली मैंने कहीं देखा है कि कुछ लोग साइज ऑफ ऑपरेटर में, साइज ऑफ ऑपरेटर का जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड है उसको जनरली वो क्या करते हैं, %ZU लिखते हैं, %ZU इस तरीके से लिखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से मतलब मैंने बहुत बार यूज़ किया है, तो इसका मतलब रिजल्ट किसी किसी केस में आ जाता था एंड किसी किसी केस में एरर आ जाता था। तो मैं इस पर ज़्यादा रिलायबल नहीं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, बट मैंने देखा है कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड %ZU भी यूज़ होता है। जैसे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाइड %D होता है, तो इसी तरीके साइज ऑफ ऑपरेटर का फॉर्मेट स्पेसिफाइड मैंने देखा है कहीं %ZU लिखा हुआ, तो मैं उस पर रिलायबल नहीं हूँ। ये तो हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग इसमें सीखने जाएंगे वो है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। इसका एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम से देखते हैं इसको। ठीक, तो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक, तो जैसे प्रोग्राम मैंने लिखा है #include stdio.h, फिर मैंने लिखा int x, फिर मैंने int में printf %d,x रिटर्न 0, फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे #include stdio.h int में फिर इसको मैंने स्टार्ट किया int x printf %d,x रिटर्न 0। ठीक, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जब हम लोग किसी वेरिएबल को मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक, किसी वेरिएबल को मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, व्हेन अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन देन इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, और कोई वेरिएबल को जब हम लोग मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। ठीक, तो ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का बेसिक डेफिनेशन क्लियर है
कि जब किसी वेरिएबल को हम लोग मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, और जब किसी वेरिएबल को अगर हम लोग मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक, पहली पॉइंट ये। अच्छा, दूसरा बात यहाँ पे कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल होता है। समझ में ना, जैसे मैंने यहाँ पे इंट मेन एक फंक्शन है, मेन हमारे पास एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। ठीक, इसको प्रॉपर एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे सपोज अच्छा, उसको ये जो अभी जो स्टेटमेंट समझ लेता है, इसको बाद में जस्ट एक दूसरा जब प्रोग्राम देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अभी एक चीज़ और इसमें बताना है, वो चीज़ मिस नहीं होता है। ठीक, जैसे इंक्लूड str.h int main printf %d, x, तो %d क्या है हमारे पास, मतलब ये क्या प्रिंट करेगा, एक इंटीजर ही करेगा, क्योंकि %d लिखा तो %d का मतलब क्या होता है, इंटीजर एंट्री, तो ये एक इंटीजर आउटपुट ही प्रिंट करेगा, और वो इंटीजर आउटपुट क्या होगा हमारे पास, x। ठीक, और सिमिलरली ये भी एक इंटीजर आउटपुट प्रिंट करेगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर आउटपुट हमारा वैल्यू ऑफ x होगा। ठीक, तो इतना तो पता है कि दोनों हमारे पास इंटीजर आउटपुट ही क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। ये दोनों हमारे पास इंटीजर आउटपुट ही प्रिंट करने वाले हैं, तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये चूंकि दोनों हमारे पास इंटीजर आउटपुट ही क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसका आउटपुट और इसका आउटपुट होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट x लिखा है लेकिन x की कोई वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, पता ही नहीं है, मतलब अनडिफाइंड है। इसको हम लोग अनइनिशियलाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, सपोज यहीं लिख देता हूँ ना, अरे भाई छोड़ो अनइनिशियलाइज, मतलब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू डाली नहीं, बस मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो x है, उसकी क्या वैल्यू है वो मुझे नहीं पता, मैंने अभी डाली नहीं है। ठीक, तो ना यहाँ पे भी मैंने डाली है वैल्यू, ना वहाँ पे भी वैल्यू डाली है, तो आउटपुट आएगा क्या, तो अगर ग्लोबल वेरिएबल होता है तो उसमें आउटपुट क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। क्या आता है आउटपुट, 0 आता है। और लोकल वेरिएबल होता है तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, अनडिफाइंड होगा, या फिर कह सकते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू बोले तो कुछ भी आंसर आ जाता है वैल्यू, समझ में बात, गार्बेज वैल्यू आउटपुट आएगा। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल अनडिफाइंड हमने रखा है तो अगर आप इसको कंपाइल में रन कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, आउटपुट आपका 0 दिखेगा। और यहाँ पे गार्बेज वैल्यू कोई बहुत ही उटपटांग वैल्यू आ जाएगी, बहुत बड़ी सी, समझ में आए बात। ये होता है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिफरेंस। क्या क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। दूसरा ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल होता है, पूरे प्रोग्राम में x जहां दिखेगा वो वहां पे ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। लेकिन लोकल वेरिएबल होगा जो हमारा वो अंडर स्कोप एक्सेसिबल होता है, मतलब ये यहाँ पे मैंने इंडेक्स डिफाइन किया है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने इंडेक्स को डिफाइन किया है, तो x की वैल्यू हमारे पास, ये जो मेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो स्कोप है ये बताता है कि कहाँ से कहाँ तक हमारा मेन फंक्शन चल रहा है, मतलब ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन चल रहा है। कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता था हमारे पास, सपोज कोई दूसरा फंक्शन होता, तो कभी भी हम लोग फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं ना, फंक्शन आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में, अभी बस जान लेते हैं कि यहाँ पर लिख देता हूँ, कभी भी जब हम लोग कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लोग स्कोप लगाते हैं। ये इस चीज़ को, ये कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको स्कोप कहते हैं। ठीक, इसमें क्या कहते हैं, स्कोप कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्कोप लगाते हैं। ये स्कोप बताता है कि ये फंक्शन जो है हमारा वो इन्हीं के बीच में इतना ही फंक्शन हमारे पास, स्कोप इज जस्ट अ बाउंड्री ऑफ द फंक्शन। जैसे इंट मेन है तो इसका स्कोप मैंने यहाँ पे लगाया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेन फंक्शन के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो इसी के अंदर ही प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग मेन फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन किए हुए हैं, एक्स को डिफाइन किए हुए हैं, तो जो x की वैल्यू होगी वो सिर्फ इस स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होगी। इस स्कोप के बाहर में कोई दूसरा फंक्शन मतलब डिफाइन कर देता हूँ, वहाँ पे x की वैल्यू एक्सेसिबल नहीं होगी। उसको एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे।
तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। बस अभी समझ जाते हैं कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो अंडर स्कोप ही एक्सेसिबल होता है। एक्स की वैल्यू इस स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होगी, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो पूरे प्रोग्राम में क्या होता है, हमारे पास एक्सेसिबल होता है। तो क्लियर हो गया। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जब मेन फंक्शन के बाहर हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हर जगह क्या होती है, हमारे पास एक्सेसिबल होती है। ठीक, लोकल वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर स्कोप क्या होती है हमारे पास एक्सेसिबल होती है, स्कोप के बाहर एक्सेसिबल नहीं होती। ठीक, ये हो गया हमारे पास। और ग्लोबल वेरिएबल का अगर हम लोग अनइनिशियलाइज रखें, मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं दे, वेरिएबल को डिफाइन कर लिया है बस, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं डालें, तो जो आउटपुट होता है वो जीरो होता है, जिसका गार्बेज वैल्यू होता है। कहीं कहीं किसी कंपाइलर में आप लोकल वेरिएबल को कंपाइल करेंगे, इस कंपाइलर में अगर आप लोकल वेरिएबल को कंपाइल करेंगे ना, तो आपका आउटपुट हो सकता है जीरो दिखाएगा। समझ में बात, इसका भी आउटपुट जीरो दिखाई दे एंड इसका भी आउटपुट जीरो दिखाई दे, वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। वहां आप समझ जाइएगा कि वो कंपाइलर डिपेंडेंट चीज है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोला था कि सी और C++ हमारा कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। C एंड C++ क्या होता है हमारे पास, कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, तो ये एक्चुअली कंपाइलर पे डिपेंड होता है। अलग अलग कंपाइलर के लिए अलग अलग क्या हो सकता है, हमारे पास आउटपुट हो सकता है। तो अगर लोकल वेरिएबल में जनरली आउटपुट क्या होता है, गार्बेज वैल्यू देना चाहिए कंपाइलर को, लेकिन किसी किसी कंपाइलर में लोकल वेरिएबल में भी आउटपुट आपको जीरो दिखेगा और ग्लोबल वेरिएबल में आउटपुट आपको जीरो दिखेगा। तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि कंपाइलर डिपेंडेंट चीज है। समझ में आई बात, ये क्या कैसी डिपेंडेंट चीजें हैं, कंपाइलर डिपेंडेंट चीजें, क्योंकि C और C++ कंपाइलर डिपेंडेंट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये यहाँ समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। This is the code. Has include ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने हैशटैग इंक्लूड str.h लिखा है, int x इक्वल्स टू 10, int में printf %d, x रिटर्न 0, ये हो गया। ठीक,
तो इंट x इक्वल्स टू 10 है हमारे पास, तो प्रिंटफ क्या करेगा, परसेंटेज को प्रिंट करेगा, यानी कोई इंटीजर वैल्यू को क्या करने वाला है, ये एज आउटपुट प्रिंट करने वाला है, और कॉमा x। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया, कोई दूसरा फंक्शन है हमारे पास, कुछ भी और है फंक्शन को डिफाइन करें, वहाँ पे भी मैं प्रिंटफ सपोज, अभी मैंने सही से फंक्शन डिफाइन नहीं किया, जस्ट एक एग्जांपल मेरे को, तो यहाँ पे इंट x इक्वल्स टू 10 था, राइट, इंट में प्रिंटफ परसेंटेज कॉमा x, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू का आउटपुट प्रिंट करेगा, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, x, और x क्या है हमारे पास 10 है। ठीक, तो प्रिंटफ यहाँ पे वैल्यू आउटपुट क्या आएगा, इसका 10 आएगा। फिर ये इस फंक्शन से बाहर आ गया, फिर दूसरे फंक्शन के अंदर चला गया, और दूसरे फंक्शन में इसकी वैल्यू अगेन, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास, तो ये चूंकि ग्लोबल वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी एक्सेसिबल होगी, और यहाँ पे दोनों आंसर कर लिखेंगे 10, आउटपुट क्या आएगा 10 का। ठीक, लेकिन जैसे यहाँ पे भी सेम चीज मैं कर देता हूँ, कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, और वहाँ पे भी एक अगेन अंदर लिख देता हूँ, प्रिंटफ कॉमा परसेंटेज x। ठीक, लिख देता हूँ मैं। तो इस सिनेरियो में चूंकि ये हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन है, हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन है, तो यहाँ पे प्रिंटफ क्या होगा, आगे परसेंटेज, यानी कोई इंटीजर आउटपुट हमारे पास आने वाला है, और वो इंटीजर आउटपुट क्या है, x है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पे पहला आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 10। फिर जैसे ही हम लोग इस स्कोप से बाहर आ गए, अब इस फंक्शन के अंदर घुसेंगे, तो यहाँ पे प्रिंटफ परसेंटेज x है, तो एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस चीज के अकॉर्डिंग हमारे पास x डिफाइन ही नहीं किया गया है, मतलब ये तो हमारे पास अंदर था, मैंने पहले ही बोला था कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, अंडर स्कोप एक्सेसिबल होता है, यानी ये जो x इक्वल्स टू 10 की वैल्यू होगी वो सिर्फ इस स्कोप में ही एक्सेसिबल होगी, यहाँ तक ही क्या होगी, सिर्फ एक्सेसिबल होगी, इसके बाहर तो एक्सेसिबल होगी नहीं। तो जैसे इसके बाहर चले गए तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन के अंदर घुसे और प्रिंटफ परसेंटेज x, अब यहाँ पे इस वाले को, ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये भी एक इंटीजर आउटपुट ही प्रिंट करेगा, परसेंटेज लिखा है तो ऑब्वियस बात है कि इंटीजर आउटपुट ही प्रिंट करेगा, और वो इंटीजर आउटपुट क्या है हमारे पास, x। लेकिन अब पूरे प्रोग्राम में देखेंगे तो कहीं भी उसको x नहीं दिखेगा, समझ रहे हो आप, इस फंक्शन के अंदर पूरे प्रोग्राम को देखेंगे, पूरे प्रोग्राम को देखने का मतलब नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक देखने लग गए, नहीं, ये फंक्शन डिफाइन किया है हमने, तो इस स्कोप के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं पे भी x क्या हमारे पास डिफाइन है ही नहीं, तो एक्चुअली में इसका ये आंसर क्या दे देगा, एरर दे देगा, समझ में आया, क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये था हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पूरे प्रोग्राम में हर फंक्शन में क्या होता है, वो एक्सेसिबल होता है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू एक्सेसिबल थी और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू एक्सेसिबल थी। ठीक, लेकिन लोकल वेरिएबल में क्या होता है, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ यहीं तक है, इस स्कोप के अंदर तक ही, इस स्कोप के अंदर तक ही कंपाइलर को पता है कि इंट x इक्वल्स टू 10 है, मतलब एक वेरिएबल x डिफाइन किया गया जिसकी वैल्यू 10 है, कंपाइलर को सिर्फ इस स्कोप के अंदर तक ही पता है। जैसे ही कंपाइलेशन यहाँ का चालू होता है, कंपाइलर भूल जाता है कि x नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता था, यहाँ से कुछ नई कहानी चालू होती है, और वहाँ पे जैसे ही देखता है कंपाइलर की प्रिंटफ परसेंटेज यानी इंटीजर आउटपुट प्रिंट करना, और वो इंटीजर आउटपुट क्या है, x। अब वो फंक्शन के अंदर इस स्कोप के अंदर देखेगा कहीं और x डिफाइन है, कहीं x डिफाइन ही नहीं है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि प्रिंट करना क्या है, x वेरिएबल ही नहीं डिफाइन है, तो फिर यहाँ पे वो क्या कर देगा, एरर शो कर देगा, समझ में आए बात। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का डिफरेंस। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है, लोकल वेरिएबल सिर्फ जिस फंक्शन के अंदर हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन के अंदर ही क्या होता है, वो एक्सेसिबल होता है। ठीक, जैसे ही फंक्शन से बाहर निकलते हैं कंपाइलर भूल जाता है कि वो एग्जिस्ट भी करता था, समझ में आई बात, वो वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता था, कंपाइलर को भी भूल जाता है, समझ में आया। ये हमारे पास ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, जैसे एक टाइप का सवाल आ सकता है,
जैसे सवाल ये आता है हैशटैग इंक्लूड str.h, हमने एक वेरिएबल x डिफाइन किया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, फिर इंट में और अंदर मैंने x वेरिएबल अगेन डिफाइन किया है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है, ठीक। प्रिंटर %d, x रिटर्न 0, ठीक। अच्छा %d यहाँ तो अगेन अब इस प्रोग्राम को फटाफट रीड करते हैं। हैशटैग इंक्लूड str.h मतलब str.h फाइल्स को इंक्लूड करना है। इंट x, हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू जो इंटीजर डेटा टाइप का है उसकी वैल्यू क्या है 10 है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि मेन फंक्शन के बाहर हमने इसको डिफाइन किया। ये इंट में ये मेन फंक्शन हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है इंट x इक्वल्स टू 20। ये भी अगेन क्या है हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है, x ही है इंटीजर डेटा टाइप का और उसकी वैल्यू 20 है। अब प्रिंटर %d यानी यहाँ पे अब क्या ये प्रिंट करेगा %d प्रिंट करेगा। %d क्या होता है, एक इंटीजर आउटपुट होता है हमारे पास, ठीक। तो एक इंटीजर आउटपुट प्रिंट करेगा जो कि क्या है हमारे पास x है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, x इक्वल्स टू 20 प्रिंट करेगा कि x इक्वल्स टू 10 प्रिंट करेगा। समझ में आई बात, क्या प्रिंट करेगा, x इक्वल्स टू 20 प्रिंट करेगा कि x इक्वल्स टू 10 प्रिंट करेगा। तो जनरली क्या होता है प्रिंटर जस्ट प्रिंटर क्या करेगा ना, प्रिंटर मतलब इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर डिफाइन है, इस स्कोप के अंदर डिफाइन है सपोज प्रिंटर। तो प्रिंटर फंक्शन जो होगा, जो हमारे पास प्रिंटर फंक्शन है वो क्या करता है, वो पहले इस स्कोप के अंदर ढूंढेगा x को, इस स्कोप के अंदर ढूंढेगा, उसको कहीं पे x नहीं मिल रहा है। समझ में बात, वो इस स्कोप के अंदर ढूंढेगा, उसको कहीं x नहीं मिलेगा तो फिर वो स्कोप के बाहर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस स्कोप के अंदर x को ढूंढेगा, यहाँ उसको दिखेगा इंट x इक्वल्स टू 20, तो वो फटाफट आउटपुट क्या दे देगा 20 दे देगा, वो फटाफट क्या दे देगा आउटपुट 20 दे देगा, ठीक। फिर अगर जैसे सपोज मान लो इसी सिनेरियो में मान लो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन ही नहीं किया, इस इंट x को इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अब क्या होगा प्रिंटफ %d x है, ठीक। तब यहाँ पे इस स्कोप के अंदर वो देखेगा, उसको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। फिर वो स्कोप के बाहर जाएगा, उसको स्कोप के बाहर जाएगा तो वो देखेगा कि अच्छा ग्लोबली हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया इंट x इक्वल्स टू 10, ठीक। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या दे देगा 10 दे देगा। समझ में आई बात, प्रिंटर फंक्शन क्या होगा, इस स्कोप के बाहर जाएगा और देखेगा कि ग्लोबली हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया 10, तो आउटपुट में क्या दे देगा हमारे पास यहाँ पे 10 दे देगा, ठीक। तो वो स्कोप जो प्रिंटर फंक्शन था वो स्कोप बाय स्कोप आगे बढ़ता है। ये स्कोप हो गया, फिर इधर कहीं नहीं मिला, फिर नेक्स्ट स्कोप में जाएगा, फिर वहां कोई नहीं मिलेगा, फिर और बाहर जाएगा। समझ में आई बात, ठीक। स्कोप बाय स्कोप वो आगे बढ़ता है। जैसे कोई एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा। देखो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, हैशटैग इंक्लूड str.h, अगेन एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने x जो इंटीजर डेटा टाइप था उसको डिफाइन किया, उसकी वैल्यू मैंने रखी 10 इंट में, यहाँ से मेरा एक्चुअल प्रोग्राम चालू है इंट x इक्वल्स टू 20। फिर एक दूसरा स्कोप मैंने डिफाइन किया प्रिंटर %d, x, यहाँ पे भी %d को प्रिंट करेगा, यानी एक इंटीजर आउटपुट को वो क्या करेगा प्रिंट करेगा, ठीक, जो कि क्या है हमारे पास x है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोग्राम होगा ये ढूंढेगा कि x है किधर, तो इस स्कोप के अंदर पहले वो ढूंढेगा, इस स्कोप के अंदर तो कहीं भी x दिखने वाला नहीं है। फिर प्रिंटफ क्या होगा, उसके बाहर जस्ट जाएगा, इसके जस्ट बाहर जाएगा, तो इसके जस्ट बाहर वाले स्कोप में जाएगा तो देखेगा अच्छा यहाँ पे x क्या हमारे पास 20 है,
आउटपुट क्या दिखेगा हमारे पास 20 दिखेगा। अगर ये भी नहीं होता तो फिर इसके बाहर जाता, इसके बाहर जाता तो देता अच्छा यहाँ पे डिफाइन किया मैंने x गोल से 10, तो आउटपुट क्या देता 10 दे देता। समझ में आएगा? ठीक है, ध्यान रखना कि ये भी मेन फंक्शन एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक चालू है। मेन फंक्शन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक चालू है। ठीक, ये इसके अंदर जितनी भी चीजें वो मेन फंक्शन का पार्ट है। समझ में आई बात? तो बहुत लोगों ना डाउट होगा, क्या डाउट होगा मैं बताता हूँ क्या डाउट होगा। जो लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाए ना तो एक चीज डाउट होगा। यहाँ पे मैं दूसरा फटाफट प्रोग्राम लिखता हूँ, समझ जाएंगे डाउट किया इनका। हैशटैग इंक्लूड समझ में आई बात? उनको डाउट क्या होगा कि इस सिनेरियो में देखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन लिखा है, इंट x इक्वल्स टू मैंने मतलब यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, यहाँ पे मैंने x एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने 10 रखी है। ठीक, प्रिंटफ परसेंट यानी यहाँ पे भी आउटपुट क्या आना चाहिए इसका 10 आना चाहिए। ठीक, परसेंट कमा x है। ठीक, फिर उसके बाद रिटर्न 0 और मैंने स्कोप को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया और अगेन स्कोप यहाँ से मैंने चालू किया, प्रिंटफ परसेंट कमा x लिखा है। अब वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा प्रिंटफ फंक्शन है परसेंट डी कॉमा एक्स है, तो वो बाहर जाएगा इस स्कोप में देखेगा एक्स को। ये जस्ट इससे पहले जो प्रोग्राम लिखा ना जो मैच करेगा दोनों प्रोग्राम सेम है, जस्ट पहले वाला प्रोग्राम है इसका। तो यहाँ पे प्रिंटफ देखेगा वो परसेंट डी, यानी परसेंट डी है यानी क्या इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर डेटा टाइप है तो यहाँ पे वो क्या देखेगा कि कोई इंटीजर आउटपुट आना चाहिए और वो आउटपुट क्या आएगा एक्स की वैल्यू। तो x यहाँ पे देखेगा तो इसको इस स्कोप में x कहीं नहीं दिखने वाला, नहीं दिखेगा। तो अब वो क्या होगा बाहर जाएगा। तो अब कोई लोग कहेंगे कि बाहर जाएगा तो बाहर तो उसको यहाँ पे x दिख ही जाएगा। ध्यान रखना है कि वो बाहर जा रहा है तो वो उसी फंक्शन में बाहर जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये स्कोप था इसका, तो ये स्कोप था तो वो इसके बाहर वाले स्कोप में गया। तो एक्चुअली जो मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन तो यहाँ से लेके यहाँ तक था ना, ये वाला पार्ट भी मेन फंक्शन के अंदर है और ये वाला पार्ट भी मेन फंक्शन के अंदर है, मतलब वो सेम फंक्शन में ही बाहर जा रहा है, कोई दूसरी फंक्शन में एंट्री नहीं कर रहा है। ये एक दूसरा फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है। समझ में आई बात? ये एक दूसरा फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन। तो प्रिंटफ यहाँ पे पहले इस स्कोप के अंदर x को ढूंढेगा, इस फंक्शन में इस स्कोप के अंदर x को ढूंढेगा, वहां पे उसको x नहीं मिलेगा। फिर जैसे वो बाहर वाले जाएगा तो बाहर ग्लोबल वेरिएबल को ढूंढेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल भी क्या है हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा एरर आएगा। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? प्रिंटफ स्कोप के बाहर जाता है, स्कोप बाय स्कोप क्या होता है बाहर निकलता है, लेकिन वो उसी फंक्शन के अंदर मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि दूसरे फंक्शन के अंदर घुस जाता है, बाहर निकलते निकलते दूसरे फंक्शन में नहीं घुसेगा। वो स्कोप बाय स्कोप बाहर जाएगा तो इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, उसी फंक्शन के अंदर रहेगा। मानी ये वाला जो प्रिंटफ होगा वो इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, दूसरे फंक्शन में एंटर नहीं करेगा, दूसरे फंक्शन में दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो उसी फंक्शन में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये स्कोप था तो इस स्कोप में इसको कहीं x नहीं मिला तो वो बाहर वाले स्कोप में गया, तो बाहर वाले स्कोप में गया तो वहां पे उसको x मिल गया। तो बाहर वाला स्कोप भी एक्चुअली मेन फंक्शन का है। समझ में आई बात? और अंदर वाला भी मेन फंक्शन के अंदर ही है, तो दोनों सेम फंक्शन के अंदर ही है। ठीक, तो प्रिंटफ सेम फंक्शन में ही क्या होता है बाहर निकलता है, दूसरे फंक्शन में एंट्री नहीं करता। समझ में आई ये बात? तो यहाँ कंसेप्ट मेरे यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इस फंक्शन में उसने देख लिया उसको x नहीं मिला, फिर वो बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक चीज के लिए निकलेगा, वो देखेगा कहीं ग्लोबल वेरिएबल तो डिफाइंड नहीं है, तो उसको दिखेगा कि कहीं पे ग्लोबल वेरिएबल भी हमारा क्या था डिफाइंड नहीं। ठीक, जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे निकल जाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे वो निकलेगा वहां पे वो x नहीं दिखेगा, यहाँ पे वो जाएगा यहाँ पे भी उसको कहीं पे x डिफाइंड नहीं दिखेगा, फिर वो क्या करेगा ग्लोबल वेरिएबल का सर्च करेगा तो उसको यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड मिल जाएगा, तो x की वैल्यू आंसर 10 आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे int x इक्वल्स टू 10, तो इसका भी आउटपुट तुमको देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आउटपुट आंसर आ जाएगा 10 और यहाँ पे भी जैसे ही फंक्शन है तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे उसको x कहीं डिफाइन नहीं मिलेगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो देखेगा कि कहाँ पे है हमारे पास
कोई ग्लोबल वेरिएबल तो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल दे दिया जाएगा तो आंसर इसका भी आउटपुट आ जाएगा 10,10। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ? तो जो हमारे पास printf फंक्शन है वो स्कोप बाय स्कोप बाहर निकलता है, लेकिन उसी फंक्शन में बाहर निकलता है, दूसरे फंक्शन में घुस नहीं जाता है। वो समझ में आ रही है बात? दूसरे फंक्शन में वो नहीं घुस जाएगा, वो स्कोप बाय स्कोप फंक्शन के बाहर निकलेगा। जब पूरे फंक्शन में उसको कहीं नहीं दिखेगा तब वो ग्लोबल वेरिएबल को सर्च करेगा, उसको ग्लोबल वेरिएबल दिख जाएगा तो उसकी वैल्यू को डाल देगा। समझ में आ रही है बात? यही होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का। एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक दूसरा प्रोग्राम लिखा है हैशटैग इंक्लूड str.h। तो ये str.h फाइल को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम x है, इंटीजर डेटा टाइप का है और वैल्यू क्या है इसकी 10 है। इंट में यहाँ पे एक मेन फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है, फिर यहाँ से एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम x ही है जो कि ग्लोबल वेरिएबल का भी था, इंटीजर डेटा टाइप है और जिसकी वैल्यू 20 है। फिर दूसरा मैंने वैल्यू रखा int x इक्वल्स टू 30। ठीक, int x इक्वल्स टू 30, printf परसेंट कॉमा x रिटर्न 0 और ये हो गया। समझ में आएगा? तो अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं क्या, जब यहाँ पे एक चीज देखोगे तो यहाँ पे int x इक्वल्स टू क्या है 20 है एंड int x इक्वल्स टू 30 है, printf परसेंट कॉमा x है। तो यहाँ पे printf परसेंट नहीं है। ठीक, तो परसेंट तो अगेन ये क्या करेगा, ये क्या आउटपुट देगा, एक इंटीजर वैल्यू को आउटपुट देगा। ये किसका आउटपुट देगा हमारे पास, एक इंटीजर वैल्यू का आउटपुट देगा। अब इंटीजर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x ही होगी। ठीक, अब printf क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्कोप में ढूंढेगा इसको कि कहीं x मिल ना जाए उसको, कहीं उसको x मिलने जाए। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, देखेगा अच्छा यहाँ पे इस स्कोप में उसको दो x मिल जाएंगे, एक x को 20 मिल जाएगा और एक x को 30 मिल जाएगा। ठीक, अब एक ही स्कोप के अंदर उसको दो वेरिएबल दो x मिल गया, दोनों वैल्यू क्या 20 और 30। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर, एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा, समझ में आई बात? क्योंकि एक ही स्कोप में उसको x वैल्यू 20 भी मिली और x वैल्यू 30 मिली है, तो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि क्या वैल्यू को आउटपुट देना, इसलिए इसको आंसर क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। समझ में आएगा? तो ये एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बार-बार प्रोग्राम चलेंगे, थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ इसमें। जैसे int x है ना, एक काम करता हूँ मैं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा निकाल, जैसे int x है 20, इसके अंदर मैंने और एक स्कोप डाल दिया int x इक्वल्स टू 30 और एक और स्कोप डाल दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, हैशटैग इंक्लूड str.h, str.h इंक्लूड किए, फिर मैंने ग्लोबल वेरिएबल x जो कि है 10 उसको डिफाइन किया, फिर इंट में मेन फंक्शन डिफाइन किया, फिर मैंने एक स्कोप डाला और एक लोकल वेरिएबल x इंटीजर डेटा टाइप का है, इसकी वैल्यू मैंने डाली 20।
फिर दूसरा स्कोप डाला और x की वैल्यू कर दी 30, फिर तीसरा स्कोप में printf %d, x और फिर मैंने स्कोप को क्लोज कर दिया। अगेन यहाँ पे printf %d है, यानी एक इंटीजर आउटपुट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, और वो इंटीजर आउटपुट क्या होगा हमारे पास x। अब पहले इस स्कोप में वो देखेगा, इस स्कोप पे कहीं पे उसको x दिखने वाला नहीं है, फिर उसके क्या करेगा, जस्ट बाहर वाले स्कोप में जाएगा, तो बाहर वाला स्कोप क्या है, ये वाला है, तो अब इस स्कोप में जाएगा, फिर स्कोप में उसको x की वैल्यू क्या मिलेगी 30, आउटपुट क्या आएगा आंसर 30। तो अब मेरे हिसाब से इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल हमारे पास ऐसा वेरिएबल होता है जो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक। और ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो हम लोग मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं एंड उसकी वैल्यू क्या होती है, पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होती है, ठीक। लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, अंडर स्कोप में एक्सेसिबल होती है। जैसे ही जिस फंक्शन में, मतलब इस फंक्शन में मैंने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया ना, तो इस फंक्शन के स्कोप के अंदर ही वो क्या होगा, एक्सेसिबल होगा, राइट। स्कोप के बाहर क्या होगा, वो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे int x इक्वल टू 30 है, तो x इक्वल टू int x इक्वल टू 30 की वैल्यू जो होगी ना, वो इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर एक्सेसिबल होगी। ये वाला जो स्कोप है ना, इस स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होगी, इसके बाहर एक्सेसिबल ही नहीं होगी, ठीक। इसके बाहर कंपाइलर जानता ही नहीं कि x इक्वल टू 30 के बारे में, समझ में आया। और int x इक्वल टू 20 की वैल्यू इस स्कोप के अंदर एक्सेसिबल होगी। तो जिस स्कोप के अंदर हम लोग लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो जो लोकल वेरिएबल की वैल्यू होती है वो उसी स्कोप के अंदर एक्सेसिबल होती है। याद करो लेक्चर 1 में मैंने स्कोप के बारे में बताया था। स्कोप क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ एक्सेस ऑफ वेरिएबल, कि ये वेरिएबल की एक तरीके से औकात बताता है कि मेरा औकात इतने तक है, समझ में आया। जैसे नहीं होता डीएम वगैरह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका पावर फिक्स होता है ना कि मेरा पावर इस एरिया में ही है, इसके बाहर नहीं है। उसी तरीके से स्कोप बताता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू इस स्कोप के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, इसके बाहर नहीं है। समझ में आई बात। यही होता है लोकल वेरिएबल कॉन्सेप्ट। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हर जगह एक्सेसिबल होता है, पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है, चाहे एक ये फंक्शन है या दूसरा फंक्शन, हर जगह उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेसिबल होगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में।